मैंने ना नमाज पढ़ी है। ये वही सोच है जिन लोगों को उनके दिमाग में यही है कि लोगों को आशीष कोहली के खिलाफ करना है। एक और चीज़, आपकी फिल्म आई उस पर भी लोगों ने ट्रोल किया, अगर आशीष कोहली एक्टर बन सकता है तो हम बैटमैन बन सकते हैं, ये बन सकते हैं। बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। तो अगर आपको ट्रोल किया जा रहा है दैट मीन्स आपको देखा जा रहा है। अगर आपको ट्रोल किया जा रहा है आपको सुना जा रहा है। अगर आपको ट्रोल किया जा रहा है तो आपके बारे में बातें की जा रही है। हेलो पीपल, वेलकम टू माय शो मेरा क्या कसूर सीजन 1। जैसे कि सबको पता है हमारा शो मेंटल हेल्थ के बारे में, और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बहुत स्पेशल रहेगा। हम आपको मिलाएंगे एक ऐसे कैरेक्टर से जिनकी पर्सनल लाइफ सबके सामने एक खुली किताब है, जो कि एक इंस्पिरेशन है हम सबके लिए। इतना कुछ सहने के बाद, इतनी ट्रोलिंग के बाद वो आज भी मजबूत खड़े हैं। तो बुलाते हैं हमारे आज के गेस्ट को, डोगरा जर्नलिस्ट आशीष जी। वेलकम टू माय शो। आपको कैसा लग रहा है हमारे शो में आकर, पहले आप ये बताइए। धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। सबसे पहले तो मैं आपका जो ये जहाँ पर आप ये शो अपलोड करेंगे VTV एंटरटेनमेंट, मैं कहूँगा कि सभी लोग उसे फॉलो करें और आपका शो कैसा उनको लगता है कमेंट करें, शेयर करें और इनको नई नई सजेशंस दें ताकि ये और अपने शो को अच्छे से इम्प्रूव कर सके जैसा आप चाहते हैं। आपका शो मैं पहली बार आया हूँ मैं, और अच्छा लग रहा है मुझे। और ऐसा नहीं है कि पहली बार ही शो में बुलाया गया, मुझे बड़े सारे शोज़ में बुलाया जाता है और मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। आपका, आपकी पूरी टीम, आपकी कैमरा टीम और जो एडिटिंग टीम है उन सब का मैं धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। सर, जैसे कि आपको पता है हमारा शो है मेंटल हेल्थ के बारे में, और आप एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल हो, ना कि हमारे जम्मू में, ऑल ओवर। क्योंकि जो आपकी लाइफ स्टोरी है हर एक बच्चे को भी पता है, आपकी जर्नी के बारे में, आपके वीडियोस में हर चीज़ के बारे में पता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर, स्टार्टिंग में कैसा रहता था, आपकी अपनी मेंटल हेल्थ पे कितनी प्रॉब्लम्स आती थी? क्या आप कहीं ना कहीं, सर हम एज अ ह्यूमन कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है मेंटल हेल्थ पे, तो मैं थोड़ा आपसे उसके बारे में जानना चाहूँगा। जब ट्रोलिंग होती है, नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, और आपको क्या आप फेस करते हो? देखिए आयान जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। अच्छी बात है किसी ने इस चीज़ को मेंटल स्टेट ऑफ माइंड के साथ कनेक्ट किया है, क्योंकि आज सबसे बड़ा जो हमारे आगे एक ना ऑब्स्टेकल है, एक हिंड्रेंस है, वो यही है कि आपकी मेंटल हेल्थ को कितना डिस्टर्ब होता है आपका काम, आपकी फैमिली। क्योंकि जब आप किसी ऐसे प्रोफेशन में होते हो जहाँ पर आपका कोई टाइम नहीं है, 24/7 आपको एक्टिव रहना पड़ता है, घर के काम छोड़ने पड़ते हैं, यहाँ तक कि अपने घर के इम्पोर्टेंट फंक्शंस को छोड़ना पड़ता है, तो घर में जाके बातें भी सुननी पड़ती हैं। फील्ड में आपको बड़ा पसंद करते हैं लोग, हाँ जी ये हर जगह पहुँचा, घर जाके डांट भी सुननी पड़ती है तो फंक्शन में नहीं पहुँचा। तो उस समय बड़ा मेंटल बंदा सोचता है यार कि काम तो कर रहे हैं लेकिन घर वालों के साथ भी टाइम देना पड़ता है। कई बार जब फैमिली को नहीं भी समय दे पाओ तो फैमिली भी नाराज़ होती है, लेकिन मेरे लिए सबसे प्रायोरिटी जो है मेरे लोग हैं, मेरी पब्लिक है। तो अब जो मेरी पब्लिक है वो भी मेरी फैमिली बन चुकी है, तो एक बड़ी फैमिली को रिप्रेजेंट करता हूँ, पूरे जम्मू कश्मीर की फैमिली को। तो पहले प्रायोरिटी पे उनको रखना पड़ता है, फिर अपने परिवार को भी देखना पड़ता है। बट सर, अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें, मैं आपके इनिशियल डेज पे अगर आऊँ, तब आपको अपने इस स्पेस से, अभी आप एक स्ट्रॉन्ग फिगर हो, आशीष कोहली का जब नाम आता है तो ऑटोमेटिकली एक स्ट्रॉन्ग फिगर आती है, राइट? तो वो वहाँ तक पहुँचने में आपको कितनी मेहनत लगी? लाइक आप मुझे, जैसे आप ये नेगेटिव कमेंट्स देखते हो स्टार्टिंग में, सर कहीं ना कहीं तो फ़र्क पड़ता होगा। देखिए आयान जी, इस बात का मैं एक लाइनर में ज़रूर जवाब देना चाहूँगा। पता नहीं इस मेरी लाइन को लोग, आपकी ऑडियंस किस तरह समझेगी। एक रात में कोई आशीष कोहली नहीं बन जाता, ठीक है? आशीष कोहली बनने के लिए अब तक का मेरा 21 साल का कैरियर है। आशीष कोहली को तो आज से 21 साल पहले भी जानते थे, जब मैं एक छोटा सा ऑफिस बॉय था एक सिटी केबल नाम के चैनल पे। जब मैं 10th क्लास के एग्ज़ाम देकर वहाँ पे स्टार्ट कर लिया था काम करना, 800 पता नहीं 900 रुपया सैलरी थी, तब भी लोग आशीष कोहली नाम जानते थे, लेकिन तब उस तरह से नहीं जानते थे जैसे आज जानते हैं। आप तो कहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक फिगर हूँ, मैं ये कहता हूँ कि ये लोगों का प्यार है, कि ये लोगों का प्यार है कि आज यंगस्टर्स के साथ साथ मुझे ओल्ड एज के लोग भी जानते हैं। मैं पिछले दिनों एक शादी में गया था तो वहाँ पर एक लेडी थी, उन्होंने बड़ा टिपिकल डोगरी में बोला कि तेरिया से रीला देखने उन्हें। उनके हिसाब से रील इंस्टाग्राम रील नहीं थी, उनके हिसाब से वो पुराने टाइम पे वो फिल्में चलती थी ना रील वाली, तो वो टीवी को कह रहे थे कि तेरी 80 रीला देखने उन्हें टीवी ऊपर। तो अच्छा लगता है कि लोग जानते हैं
वो आप जब हर एक इंसान के दिल में जगह बनाते हो तभी आप आशीष कोहली बन सकते हो, या तभी आप एक ऐसे पत्रकार बन सकते हो जो आप किसी के दिल पे जगह बनाओ। बड़ा मुश्किल था, बड़ा मुश्किल था। किन कांटों पे चलकर मुझे आज यहाँ तक थोड़ा बहुत लोग जानने लगे हैं, वो मैं ही जानता हूँ। आपसे एक चीज़ पूछूंगा, जैसे कि जो आपकी फील्ड है, काफ़ी लोग आपकी तरह होंगे जिन्होंने शायद ज्वाइन भी किया होगा एज अ कैमरामैन, फिर रिपोर्टर, बट कुछ लोग इतने नेगेटिव कमेंट्स के बाद फील्ड छोड़ने के बारे में सोचते हो कि किन्हीं तो छोड़ भी दी होगी। सर वही मैं आपसे पूछूँ, आपने आपको कैसे बनाए रखा, मतलब आप एक खड़े रहे, तो वो कैसे कॉन्फिडेंस, वो नेगेटिव कमेंट्स को आपने कैसे, उस पर कैसे आपने उनको रिएक्ट नहीं किया या रिएक्ट किया भी? देखिए आयान जी, जम्मू कश्मीर के अंदर रिपोर्टिंग करना कोई आसान काम नहीं है। ये एक ऐसा कांटो भरा ताज है जिसके ऊपर रिपोर्टिंग करते समय आपको एक एक शब्द बोलते समय ना नाप तोल के बोलना पड़ता है, आप क्या बोल रहे हो, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक इंटरनेशनल इशू है जिसके ऊपर पूरे संसार में बात की जाती है, इसलिए पत्रकार को भी सुना जाता है। आज अगर मेरे को यूट्यूब पे 3 लाख के करीब लोग जानते हैं, तो वो 3 लाख लोग सुनते भी हैं। तो जब आपको 3 लाख लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे या मेरे चैनल का जिसके 7 लाख सब्सक्राइबर हैं वहाँ पर जब सुनेंगे, तो आपको बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि कांटों पे चलने की तरह है यहाँ पर पत्रकारिता करना। कई बार ट्रोलिंग हुई है और आज भी होती है। कई बार लोग कैसी कैसी बातें करते हैं, मैं आपको क्या बताऊं, आपने सुनी भी होंगी और आपके इस वीडियो में भी आ रही होंगी। तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, जब शुरुआती दिनों में मैंने सुना और जब आपके परिवार को लोगों ने अब्यूज़ करना शुरू किया, गालियाँ निकालनी शुरू की परिवार को, मेरे को तो चलो रोज़ देखते हैं, मेरे परिवार को तो कोई जानता नहीं है, देखते नहीं है ना, मैं तो कभी उनका इंटरव्यू नहीं करता ना कि अपने फैमिली को दिखा रहा हूँ। तो उनको जब गालियाँ पड़नी शुरू हुई तो मेरे को बड़ा दुख हुआ कि यार देखो, काम मैं कर रहा हूँ और परिवार को गालियाँ, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। आप मुझे गाली दो, चलो दो, चलता है, मैं सुन भी लूँगा, खा भी लूँगा, लेकिन परिवार का क्या कसूर है? आप मेरे परिवार को मिले नहीं, आपने मेरे परिवार से कभी बात नहीं की और आपने इस व्यक्ति के परिवार को गालियाँ देनी शुरू कर दी। तो उस समय बड़ा एक मेंटल ट्रॉमा में था मैं कि भाई, फिर मुझे लगा कि नहीं, जहाँ पर मुझे पूरा जम्मू कश्मीर को जब मुझे कवर करना है, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके बारे में सोचना है, तो चंद लोगों की वजह से तो मैं छोड़ नहीं सकता ना इस फील्ड को। तो मेरे लिए वो हेट्रेड कमेंट्स मेरी स्ट्रेंथ है। आज भी अगर एक हेट्रेड कमेंट आता है तो वो मुझे इतनी शक्ति देता है काम करने की कि अगर वो मेरे परिवार को भी ऐसी गलत शब्दों में का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी मेरी शक्ति है, वो भी मेरी शक्ति है। और मैं उन चंद लोगों की वजह से अपने जम्मू कश्मीर के लिए जो सेवा कर रहा हूँ वो नहीं छोड़ सकता। कहीं ना कहीं आपने नेगेटिव कमेंट्स को इग्नोर करके आज आपके सामने एक एग्जांपल है कि कैसे हम अपने मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब ना हो। नेगेटिव कमेंट शायद नीचे अभी भी आ रहे होंगे, तो सर मैं इससे वजह से अभी जो कमेंट करते हैं, तो ये जो फेक आईडीज़ हैं या जो भी हमारे अपने ही कहीं ना कहीं होते हैं, इनको कैसे पर्दाफाश कैसे किया जाए, इनको एक्सपोज कैसे किया जाए ताकि ये चेन टूटे? आपसे थोड़ा देखिए ना, अब आपका टॉपिक बड़ा अच्छा है, मेंटल हेल्थ। देखिए आपने कितना अच्छा सेट बनाया, मैं इसके लिए आपको मुबारकबाद दूंगा। इसके अंदर आपकी यही एक इस शो की मुझे लगता है जो मैंने क्रक्स निकाला वो ये है कि लोग अपनी मेंटल हेल्थ के साथ किस तरह से डील करें, कैसे स्ट्रगलिंग अपने आप को बनाएं ना। तो मैं उस चीज़ में आपको जवाब ज़रूर दूंगा, थोड़ा सा फ़नी ज़रूर लगेगा। देखिए जो इस तरह के फेक आईडीज़ बनाते हैं ना, मैं कहता हूँ कोरोना में कितने लोगों का बिजनेस बंद हो गया है ना, कितने लोगों की नौकरियां चले गई। सरकारी नौकरी वाले ही हैं जो बेचारे बचे हुए हैं, प्राइवेट वालों को तो कब चले जाए कुछ पता नहीं है, बिजनेस खत्म हो गया, कितने सेक्टर्स पे उसमें बहुत मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हुई काफ़ी लोगों की। तो अगर कोई मेरे नाम का अकाउंट बनाकर 2-4 शेयर, 10-15 लाइक्स या फेसबुक से मोनेटाइजेशन लेकर कुछ पैसे कमा लेता है, तो मैं क्यों उसके लिए कोई ऐसी बात करूं कि उसका वो अकाउंट बंद हो। तो उसकी मेंटल हेल्थ को देखते हुए मैं कभी नहीं चाहूँगा कि उनके फेक अकाउंट्स बंद हो। मैं हमेशा चाहूँगा कि वो अपनी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब ना करें। अगर वो मेरे नाम पर फेक अकाउंट बनाकर कुछ पैसा कमा लेते हैं तो उनकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं ना हो आयान जी, कहीं कल को मैं फेक अकाउंट बंद करवाऊं तो अगर उनको 1000-2000 रुपये आ रहा हो वो बंद हो जाए, कोरोना में ऑलरेडी पैसे नहीं है और उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर स्ट्रेस पड़ जाए, तो आप भी ये नहीं चाहेंगे। तो मैं भी ये नहीं चाहूँगा कि कल को वो भी आपकी शो में आके बोलें जी देखो जी फेक अकाउंट बनाता था, उन्होंने अकाउंट बंद करवा दिया, अब मैं आज बड़ा मेंटल डिसऑर्डर पे चला गया हूँ। तो मैं चाहूँगा नहीं कि वो मेंटल डिसऑर्डर, वो चीज़ अलग है। पर जो लोग करते हैं, अगर जैसे कि हमारे शो में भी 1-2 कंटेस्टेंट्स आए थे तो उन्होंने भी बताया था कि उनको एक्सपोज कर स्टोरी में डालकर, या ऐसा कोई लॉ बनना चाहिए इनके लिए कि लोग ये सब फालतू चीज़ें करना बंद करें, कि चेन को तोड़ा जाए।
जैसे आप मीडिया देखिए आज इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इंडिया डील तो पाकिस्तान और चाइना से कर रहा है, कैसे करना है उनसे, कैसे लड़ना है, बॉर्डर पर हमारे सैनिक खड़े हैं 24 घंटे, लेकिन एक ऐसी ही ब्रिगेड देश के अंदर भी खड़ी हो गई है जो इस तरह की चीज़ें करती है। ठीक है, वो एक ऐसी ब्रिगेड है जिन्हें मैं कई बार बोलता हूँ अपने वीडियोस में ना, परेशान जीवी। वो ऐसे परेशान जीवी हैं कि आप उनके लिए कुछ भी करोगे ना, उन्होंने नेगेटिव ही करना है। एग्जैक्टली सर, और कहीं ना कहीं सर एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगा, अगर नेगेटिविटी की बात हो रही है तो आपके लिए कहीं सुनने में आता है कि आशीष कोहली जान के नेगेटिविटी करते हैं क्योंकि उससे रीच जल्दी मिलती है, ऐसा क्या सच है? क्या नेगेटिव कमेंट करवाता है? हाँ जी, मुझे एक चीज़ बताइए, ऐसे करने की तो उनको ज़रूरत पड़ेगी ना जिनको लोग जानना चाहें। ठीक है, मुझे तो आप बताइए ना, चलो अगर मैं ऐसा काम अपने चैनल में बैठ के भी करूं कि रीच लेने के लिए, तो मैं अपने इंस्टाग्राम का जो मेरा अपना अकाउंट चल रहा है उस पर तो मैंने आज तक कभी नहीं किया, मैंने अपने यूट्यूब पे कभी नहीं किया। नेगेटिव की अप्रोच जल्दी है, नहीं आप नेगेटिव की अप्रोच जल्दी है, लेकिन वो नेगेटिव की जो एक ग्रोथ होती है ना, वो गिरती भी बहुत जल्दी है। जीतता हमेशा सच ही है। और मुझे समझ नहीं आता ऐसे कौन लोग हैं जो ऐसी बात करते हैं, या आपने कहाँ सुन लिया ये जिन्होंने ये कहा कि मैं इस तरह की चीज करके अपने आप हाइप लेना चाहता हूँ। देखो इतना तो टाइम ही नहीं है मेरे पास। अभी आपके शो में भी मैं बता दूं कि अभी एक न्यूज आ गई थी तो मैंने आपको बोला 5 मिनट शो रोकना पड़ेगा, तो जब मेरे पास टाइम ही नहीं है तो मैं किस तरह से सर आप ये काम भी कर पाऊंगा। ट्रोलिंग की बात कर रहे हैं, जैसे कि सर आप जैसे अभी मार्केट से जाते हो तो कहीं ना कहीं चलो सोशल मीडिया ट्रोलिंग तो होती रहती है, तो कभी ऐसे आपने कुछ पर्सनली फिजिकल ट्रोलिंग फेस की है एज सच? लाइक आप कहीं से जा रहे हो, जैसे लोग पोक करते हैं, अगर हम पोकिंग की बात की, काफ़ी लोगों को आदत होती है पोकिंग करने की, तो ऐसा कुछ? ऐसा हुआ है, 4-5 बार हुआ है। ना ही सिर्फ वर्बली ऐसा हुआ है, 1-2 लोगों ने तो हिट करने का भी सोचा। 1-2 बार मैं रात को न्यूज़ कर रहा था तो डराने के लिए ना, जहाँ पर मैं खड़ा था वहाँ पर 5-6 मोटर बाइक वाले आ गए, 5-6 गाड़ियों वाले आ गए, तो मतलब ऐसे ही कोशिश कर रहे थे कि थोड़ा और अपना टेरर बनाया जाए, थोड़ा सा डराया जाए। तो इस तरह की कई बार ही हुआ है। 1-2 बारी मैं 1-2 जगह गया हुआ था तो वहाँ पर 2-3 मोटरसाइकिल वाले निकले तो बिल्कुल पास से गाली दे के निकल गए, तो मैंने तब भी इग्नोर किया। कोई ये जो काम आप कामनेस दिखाते हो, ये कैसे आया? मतलब कितने लोग मतलब आपसे इंस्पायर हो रहे हैं हमारे शो से, तो ये कामनेस का कोई टिप दीजिए आप। देखिए ना, अब जब आप किसी कोई एक पब्लिक फिगर बन जाते हैं ना, तो गाली निकालने वाले को इतना नहीं सुना जाता है। जब गाली के अगर मैं जवाब दे दूँ तो मुझे ज़्यादा उस चीज़ को सुना जाएगा। तो देखिए ये चीज़ आपके अंदर तभी आती है जब आप कुछ चीज़ों से ऊपर उठ जाएं, जब आपको उन चीज़ों से फ़र्क ना पड़े। मुझे सच में किसी की कोई गाली निकालने से, किसी के कुछ भी बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा फोकस सेट है। मेरा फोकस है मेरा काम, मेरा फोकस सेट है मेरी पब्लिक, मेरा फोकस सेट है कि मुझे और आगे बढ़ना है। तो जब आपका फोकस और एक गोल सेट हो ना, तो आपको इन चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि मैं पूरा दिन यही सोचता रहता हूँ कि मैं क्या काम करूँ मेरी पब्लिक को फ़ायदा हो, मैं क्या काम करूँ मेरी यूथ को फ़ायदा हो, मैं क्या काम करूँ कि मेरे को जो मेरा अपना जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ उस मेरे चैनल को फ़ायदा हो। तो जब आप ये चीज़ें सोचते हो ना, तो आपका वक्त नहीं रहेगा। फोकस रखना चाहिए, और जो बीच के ऑब्स्टैकल्स हैं उनको हमें हाइड करना चाहिए। तो आपको वक्त ही नहीं मिलेगा ऐसे लोगों के बारे में सोचने का। हाँ, जो लोग ऐसा सोचते हैं उनका भी तो यही काम है ना। जैसे मैं सोच रहा हूँ अपने गोल के बारे में, उनका भी यही गोल है ना कि कैसे ट्रोल करना है आशीष कोहली को, तो वो ट्रोलिंग के बारे में सोचते रहते हैं। वैसे आजकल मैं देख रहा हूँ थोड़े सुधरे हैं लोग। नहीं बिल्कुल, तभी हम इनके कमेंट्स थोड़ा सा उनको लग रहा है कि नहीं वो गलत है। सर हमें भी ट्रोलिंग की जाती है अगर थोड़ी बहुत, तो मैं उनके कमेंट्स को ना हाईलाइट पिन टॉप कर देता हूँ ताकि और वो कमेंट अपने आप डिलीट होने लगते हैं। तो दिस इज द बेस्ट टिप। अगर जो ट्रोलर्स ट्रोल करते हैं उनको आप शोकेस करो, वो अपने आप ही हटेंगे, और एक बार ही वो डालने से पहले सोचेंगे किसी के लिए भी। मैंने तो बड़ा एक चीज़ सोची हुई है अपने वीडियोस पे ना, जब कोई खास करके जब भारत के खिलाफ या सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ बोलता तो मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ। बाकी लोग ना, कई लोग आ जाते हैं उनको गाली गलौज करने वाले, तो मैं उनको मना करता हूँ कि नहीं ऐसा नहीं करना है, अपनी ज़ुबान गंदी नहीं करनी है। उनको तिरंगा झंडा भेजें। अगर वो आपके देश के बारे में कुछ बोलते हैं, उनको उसके रिप्लाई में तिरंगे झंडे भेजें। तो आपका तिरंगा झंडा भेजना, उसके मुंह पर एक तमाचा है। अब वो आप पे डिपेंड करता है आप कितने मारना चाहते हो। 10 से कम तो भेजे मत, क्योंकि 10 तमाचे कम से कम होने चाहिए ऐसे लोगों को जो देश के खिलाफ बोलते हैं।
तो बाकी आपके ऊपर आपकी इच्छा है, आप 20 भी भेज सकते हैं। तो वो एक बड़ा अच्छा रिप्लाई रहता है और वो बड़े सारे लोग करते भी हैं। उससे हमारे देश के साथ प्यार, अपने तिरंगे झंडे के साथ प्यार, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ प्यार, ये एक अच्छी टिप दी आशीष सर ने हमें। सर अगर फ्यूचर की बात करें तो अभी बहुत सुर्खियों में है आपकी शादी, तो अगर वो मुझे समझ नहीं आया कि क्यों इतनी सुर्खियों में आ गई। मैं खुद हिल गया देख के कि भाई अभी मेरी एंगेजमेंट चल रही थी और फोटोज़ फेसबुक पे वायरल हो चुकी थी, और जब तक मैं एंगेजमेंट के उस दिन फंक्शन से घर गया तो हर एक पेज पे जो फ़ोटोज़ चढ़ी हुई थी 10-10 हज़ार उसके ऊपर लाइक्स आ चुके थे। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि भाई इतनी टॉक ऑफ द टाउन क्यों बनती है। मैं शादी पे तो नहीं आऊँगा, बट मैं शादी से पीछे आऊँगा सर। हमारी सोसाइटी में एक ये बहुत है कि अगर 28 के ऊपर हो गए या 25 के ऊपर हो गए तो शादी करो। ये एक मिथ है कि नहीं यार अब तो शादी कर लो, कि 30 के बाद शादी नहीं होती। तो सर इस मिथ पे, ये सोसाइटी की जो चेन है, मेरा मानना ये है, मेरा नहीं आई थिंक काफ़ी लोगों का मानना है कि शादी तब करनी चाहिए जब आपकी लाइफ में कुछ है नहीं और अब आपको कुछ नई शुरुआत करनी है, ना कि लोग कह रहे हैं कि शादी कर लो। सर मेरा माना आप 30, बुरा ना मानो, आप 35 के हो, तो आई थिंक आपने अपनी लाइफ, अपना करियर सब सॉर्टेड होके अब आप एक नई जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो। यही आपकी थॉट थी या कुछ और आप शेयर करेंगे तो? देखिए आयान जी, अच्छा सवाल है आपका, और मैं चाहूँगा कि मेरे जो यंगस्टर्स हैं वो भी इस बात को ज़रूर सुने, क्योंकि ठीक है शादी सबका मन होता है और ये एक ज़िंदगी का भी है, एक फ्यूचर है, करनी पड़ती है, शादी करनी है। मैं भी बड़ी देर बचता रहा हूँ लेकिन अब नहीं बच पाया। तो शादी सबको करनी है, लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि जब तक आप अपने पैरों पे अच्छे तरीके के साथ खड़े नहीं हो जाते ना, आप शादी जैसी इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लें, क्योंकि आप किसी घर की बेटी को अपने घर पे ला रहे हैं। और जब आप किसी की घर की बेटी को अपने घर पे ला रहे हैं ना, तो ये बिल्कुल भी मत सोच के लाइएगा कि मैं कोशिश करूँ कि वो एक एम्प्लॉयड घर की बेटी ही लाऊँ, कोई नौकरी करती हो, ऐसा मत सोचिए। आप ऐसा सोचिए कि आप जिस बेटी को अपने घर पे ला रहे हो शादी करके, जो आपकी पत्नी होगी, धर्म पत्नी होगी, उसको कभी ऐसा ना लगे कि भाई जो मेरे हस्बैंड हैं वो अपने पैरों पे स्टैंड नहीं है या आज भी डिपेंडेंट है अपने फादर के ऊपर, अपनी फैमिली के बिजनेस के ऊपर। तो मैं देखता हूँ आजकल जो यूथ है, जब तक अपने आप को स्टैंड नहीं कर लेता, अपने आप का एक अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता, वो शादी नहीं कर रहे हैं। बट सर नहीं, हमारी सोसाइटी में बहुत लोग ऐसे हैं कि नहीं 25 का हो गया सोसाइटी तो ये थोड़ा सा मिथ मैं चाहता हूँ। एक एग्जांपल है आपके सामने आशीष जी, 35 उनकी एज और अब जाके वो शादी कर रहे हैं, तो एक मिथ है सोसाइटी में, ये चेंज करना चाहिए शादी को लेकर। घर वाले पीछे पड़ जाते, घर वालों को भी समझ में। आयान ने 2 बार 35 बोल के मेरी एज बता दी सबको। नहीं सर, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, वो तो वैसे ही पता ही चलनी चाहिए। वो मेरी एज हर जगह गूगल में भी आती है, वो ऐसी बात नहीं है। देखो आयान जी, सोसाइटी की अगर हम बात करें या लोगों की बात करें, तो लोग तो किसी जगह भी नहीं आपको जीने देंगे। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बड़ी छोटी सी एग्जांपल है। कल की बात है, आपने टॉपिक बड़ा अच्छा चुना है ना। हमारे जम्मू के ना जम्मू कश्मीर पुलिस के एसओजी के कमांडो अमन बंदराल जी का एक्सीडेंट होता है 3 दिन पहले। न्यू प्लॉट के थे वो, उनकी डेथ हो गई। बड़ा दुख है मुझे इस बात का। तो मैंने 3 दिन के बाद उनके घर जाके वीडियो किया, क्योंकि जिस दिन डेथ हुई है हम थोड़ी उनके घर चले जाएं कैमरे लेके बोलो। 3 दिन के बाद किया, लेकिन बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमारे जम्मू की शान थे, एसओजी के कमांडो थे। छोटी सी उम्र में 27 साल की उम्र में कमांडो बन गया एक लड़का जम्मू का, न्यू प्लॉट का। सबको पता होना चाहिए कि वो नहीं रहा है। तो एक व्यक्ति उसमें कमेंट करा था, देखो जी मीडिया वालों को आज याद आई है। मैं उसका कमेंट पढ़ रहा था। यही अगर मैं उस दिन चला जाता जिस दिन उसका अंतिम संस्कार किया जाता, तो यही व्यक्ति कमेंट पता करता, यार डेथ हुई है, आप आज ही उनके घर पहुंच गए हो। तो दिस इज़ द मेंटालिटी ऑफ पब्लिक, ठीक है। वो किसी जगह नहीं आपको जीने देंगे। आयान अब मेरा क्या कसूर लेके आया, उनको इसमें भी प्रॉब्लम होगी। आयान कॉफ़ी विद आयान लेके आया तो उसमें भी प्रॉब्लम होगी। आयान कुछ नहीं करेगा तो उसमें भी प्रॉब्लम होगी। तो फॉरगेट सोसाइटी, इग्नोर करें उनको, और जो आपको और आपके परिवार को सही लगता है आप उस पे रहें। और जब तक आप अपने पैरों पे खड़े नहीं होते, मुझे नहीं लगता कि किसी दूसरे घर की बेटी का आप ज़िंदगी मत ख़राब कीजिए। आप अपनी सुख के लिए किसी घर की बेटी को लेकर आ रहे हैं और अपने स्टैंड अपने पैरों पे नहीं खड़े हैं, आपने तो दूसरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी ना। आज ऑलरेडी विमेन सेल में कितने केसेस हैं।
तो हम उन केसेस को और ना बढ़ाएं ना। बिल्कुल बिल्कुल, हम यही अपने आप को पहले चेंज stand लाना है करें। सोसाइटी की मेंटालिटी पे। हमारा सर यही पर्पस है शो से, एक रियलिटी चेक सबको दिया जाए, एक एग्जांपल्स बुलाई जाए अपने शो में कि हम बताएं कि ये एग्जांपल्स भी है। क्योंकि काफ़ी लोग शादी इसलिए कर रहे नहीं, लोग कह रहे हैं नहीं 25 का हो गया, लोग कह रहे हैं कि शादी करनी है। तो यही एक मिथ चेंज करना है, और क्या पता सर हमारे शो से किन्हीं लोगों का मिथ चेंज भी हो। होना चाहिए। मैं तो चाहूँगा कि आपका शो से लोगों का मिथ चेंज हो। और घर के खास करके अब आपने ये बात छेड़ी है तो मैं परिवार के लोगों से भी कहूँगा, जब आपके घर पे कोई शादी करके बेटी आती है ना, तो उसको बेटी समझे, बहू मत समझे। आप डिस्क्रिमिनेशन उसी दिन शुरू कर देते हैं जब उसको बेटी की जगह बहू कहते हैं, तो उसी से जो है एक हरासमेंट शुरू होती है, उसी से वायलेंस शुरू होता है। बेटी समझिए, आपके घर एक दूसरे घर की बेटी आई है, अपना घर त्याग के आई है, तो उसे बेटी का दर्जा दें। अपनी लाइफ, अपना A to Z जब आप बेटी को बेटी समझेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो वायलेंस खत्म हो जाएगा। हमारी बहुओं बेटियों के खिलाफ जो हरासमेंट होती हैं वो खत्म हो जाएंगी। और एक दिन आएगा जब विमेंस सेल के अंदर केसेस ही नहीं होंगे, वो दिन सबसे अच्छा होगा। हमारी हर बेटी, हर बहू अपने घर पे खुश होगी। सर आप पे कुछ आरोप है और मैं आपसे जानता हूँ कि ये सच है कि झूठ, तो आप रेडी हैं? सर सबसे पहला हमारी आर्टिस्ट इंडस्ट्री से एक आरोप है कि आशीष कोहली जी सिर्फ एक का ही इंटरव्यू लेते हैं और बाकी आर्टिस्ट को सपोर्ट नहीं करते। देखिए, ये तो आरोप मुझे लगता नहीं है कि ये आरोप है। हाँ, आप ये बात पूछ रहे हैं तो मैं आपको इसका जवाब ज़रूर बताऊंगा इसका। देखिए, मैं टैलेंट को ज़रूर अप्रिशिएट करता हूँ, और मेरे अगर आप YouTube पे वीडियोस देखें तो n नंबर ऑफ़ वीडियोस हैं विद डिफरेंट आर्टिस्ट। कौन से ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनका इंटरव्यू नहीं लिया? आपने एक का नाम लिया, मैं जानता हूँ आप किसका नाम ले रहे हैं, आप संयम पंडो का नाम ले रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। संयम पंडो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, और बड़ा अच्छा दोस्त होने के साथ साथ एक अच्छा आर्टिस्ट भी है, और जम्मू में काफ़ी लोग और जम्मू के बाहर भी लोग उसको सपोर्ट करते हैं। तो संयम के साथ साथ मैं कुलदीप हंस का भी इंटरव्यू लेता हूँ। कुलदीप हंस के साथ साथ मैंने सौरभ वर्मा का भी इंटरव्यू लिया, कश्मीर फाइल्स उनकी आ रही है मूवी। इनके अलावा जो अपने संदीप जी हैं, संदीप रतन वर्मा जी, उनका भी इंटरव्यू लिया है। सोनाली डोगरा का इंटरव्यू लिया, वर्षा का इंटरव्यू लिया है, अंजुषा, सरस भारती, बट हाईलाइटर जैसे आपने कहा फ्रेंड है, तो कहीं ना कहीं लोगों का मानना है कि पार्शियलिटी की फ्रेंड है तो बार-बार इंटरव्यू, जेके चैनल का नाम रखना। आयान जी मेरी बात सुनिए ना, जब कोई दोस्त है तो है ना दोस्त। बिल्कुल। तो मैं क्यों बोलूं कि नहीं है दोस्त? नहीं, जब जो दोस्त है तो वो है दोस्त, ठीक है ना। अब जिसके साथ दोस्ती है तो वो तो दोस्ती रहेगी, वो तो रहेगी, ठीक है। प्रोफेशनल फील्ड और प्रोफेशनल फील्ड में अगर बात करें तो कई बार मेरे से आर्टिस्ट लोग कई बार नाराज़ ज़रूर होते हैं। आपका जो सवाल है बिल्कुल सही है, नाराज़ होते हैं। होता कई बार ये है कि आयान साहब आपका भी नंबर मेरे पास सेव नहीं था। कई बार कई आर्टिस्टों के नंबर सेव नहीं होते। मैं कई बार लोगों को कहता हूँ मुझे ना SMS करो, मैं बैक कॉल कर दूंगा। तो कई बार ना इसी चीज़ में ना कईयों के आर्टिस्टों के इंटरव्यू नहीं हो पाते। एक लड़का था, उसका मैंने इंटरव्यू करना था और इंटरव्यू टाई अप भी हुआ था, लेकिन उस दिन कोई इतनी बड़ी न्यूज़ आ गई, मैं इंटरव्यू नहीं कर पाया। उसी लड़के ने शाम को ये बोल दिया कि भाई आशीष कोहली ऐसा है, आशीष कोहली वैसा है, आशीष कोहली ऐसा है। अब मेरी अपनी इंटेंशन नहीं थी उसका इंटरव्यू नहीं करने की, लेकिन सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि कई बार मैं एक आर्टिस्ट फील्ड को प्रमोट करने के साथ साथ मैं हर एक चीज़ पे काम करता हूँ। आपने देखा होगा क्राइम की न्यूज़ मैं करता हूँ, टेररिज्म की न्यूज़ मैं करता हूँ, पॉलिटिकल न्यूज़ मैं करता हूँ, अपडेट्स में देता हूँ, ब्रेकिंग न्यूज़ में देता हूँ। तो इतनी सारी चीज़ों में जब कोई इंसान घिरा होता है कई बार नहीं मिल पाता हूँ। तो अगर किसी को मेरे से नाराज़गी है तो मैं आपके शो पे उनको ये ज़रूर कहूँगा कि आप नाराज़ मत रहिए। हो सकता है कि मेरा नहीं आपसे मुलाकात हो पाई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बाकी आर्टिस्टों से नहीं मिलता हूँ। मैं आपके शो पे ही कहता हूँ कि मैं ज़रूर मिलूँगा बाकियों से भी, और बाकी भी मुझे अप्रोच कर सकते हैं। कभी ना भी फ़ोन उठाऊँ तो मुझे एक SMS ड्रॉप कर दें, टेक्स्ट मैसेज कर दें, मैं ज़रूर उनका इंटरव्यू करूँगा। ओके सर, आप पे सेकेंड आरोप है कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं। अगर करते भी हैं कुछ गलत नहीं है, अगर करते भी हैं बट आप मानते नहीं हैं। देखिए आयान जी, एक पत्रकार जो होता है ना जी, पत्रकार कभी किसी भी एक पर्टिकुलर पार्टी को कभी सपोर्ट कर ही नहीं सकता, ठीक है। जो एक पत्रकार होता है, जो पत्रकार नहीं है ना, वो ज़रूर कर सकता है। अब पत्रकार होने का मतलब है कि वो अपनी सोसाइटी को पहले देखे, अपने पब्लिक को पहले देखे, उसके लिए पॉलिटिकल पार्टी पहले नहीं आती है। आशीष कोहली जब से पत्रकारिता में है ना, तो आशीष कोहली ने अपनी पब्लिक को सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंट किया है। कोविड में जहाँ पर
पॉलिटिशियन हॉस्पिटल जाने से डरते थे ना, आशीष कोहली दिन में 2 बार स्टोरी लेने हॉस्पिटल में ज़रूर जाता था। कोविड के पेशेंट्स को उठाया है, कोविड की डेड बॉडीज़ को उठाया है, कोविड पेशेंट के घरों में मेडिसिन तक पहुंचाई है और हॉस्पिटल को मजबूर किया है कि आप यहाँ पर जहाँ पर 50 डेथ्स रोज़ की हो रही है ना, उसका आंकड़ा कम कीजिए क्योंकि आपकी गलती से हो रही है। बिल्कुल, ये हमने भी देखा, ये हमने भी बाइक देखी, 5 डेथ्स तक ये लोग पहुंचे, इसका मतलब वो गलत थे ना। बिल्कुल। अगर मैंने कोरोना के समय हॉस्पिटल को इतना ज़्यादा मजबूर किया कि भाई आप गलती मत करें, इस समय लोगों की जान की परवाह करें, तो उस समय भी तो कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी पावर में थी ना। अगर वो पॉलिटिकल पार्टी पावर में थी तो जिस पार्टी का आप नाम ले रहे हो वही पार्टी पावर में थी। अगर मैं उसके सपोर्ट में होता तो मैं हॉस्पिटल जाता ही नहीं, तब तो मैं घर बैठ के यही बोलता कि हॉस्पिटल में जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। आज भी मैं बोलता हूँ, मेरी कल की रिपोर्ट है अगर आप देखेंगे, वो भी हॉस्पिटल में है, वो भी इसी पॉलिटिकल पार्टी के एंटी है। मैं यूथ की जब बात करता हूँ तो उसमें हमेशा एक ही पार्टी का नाम आता है, वो यही पार्टी है, तो मैं इसको सपोर्ट कहाँ से करने वाला हो गया। बेसिकली जो आरोप लगाते हैं ना वो उस पर्टिकुलर पार्टी के अंगेंस्ट होते हैं। बिल्कुल, ठीक है ना। तो बंदूक आपके ऊपर रखी जाती है। मेरे ऊपर रखी जाती है। इसीलिए मैंने आपके इंटरव्यू की शुरुआत में ही कहा, जर्नलिज्म हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर ना कांटों के ऊपर चलने के सवाल। अब वही बंदा सक्सेसफुल होता है जो उन कांटों के ऊपर चलता भी है, अपने पाँव के घाव भी भरता है, और इन कांटों पर चलकर वही इंसान सक्सेसफुल हो सकता है जो इन कांटों के जो घाव हैं उनको भी सहन करे, पाँव से निकलता हुआ खून भी उसे देखना है और फिर भी उन कांटों के ऊपर चलना है। तो अगर आप इन कांटों पे चल सकते हैं और इतने सारे आरोप आपके ऊपर होंगे, तभी एक आप अच्छे पत्रकार भी बन सकते हैं। बाकी आरोप लगाने वाले तो आरोप लगाते हैं। सर, तभी हमने आपको शो पे बुलाया है कि इतनी बड़ी इंस्पिरेशन है हम सबके लिए कि क्योंकि आपकी ये किताब खुली किताब है। आपके अगर हम पास की बात करें, आपकी फैमिली की बात करें, सबको पता है आपके बारे में, बट फिर भी इतनी ट्रोलिंग, वही हम आपकी एक ऐसी साइड दिखाना चाहते हैं अपने शो से कि एक सबसे बड़ी किताब है जिनको सबसे ज़्यादा ट्रोल किया जाता है। बिल्कुल सर। मैं इसमें ये भी कहूँगा कि अगर कोई भी हमारे यंगस्टर्स नए एंटरटेनमेंट आर्ट की फील्ड में आए और उनको अगर ट्रोल किया जाए ना, तो उनको ये हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए कि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। तो अगर आपको ट्रोल किया जा रहा है, दैट मीन्स आपको देखा जा रहा है। अगर आपको ट्रोल किया जा रहा है, आपको सुना जा रहा है। अगर आपको ट्रोल किया जा रहा है तो आपके बारे में बातें की जा रही हैं। तो आपके लिए ये एक बड़ा अच्छा एक वो है ना, एक अवार्ड है कि आपको सुन रहे हैं। सर, मेरा एक ही मंत्र है, एवरी पब्लिसिटी इज अ गुड पब्लिसिटी। ठीक है, जो मैंने कहा आपने उसको एक लाइन में कह दिया। सर, आगे बढ़ते, एक लास्ट आरोप आप पे कि आप एंटी इस्लाम हैं। ये पब्लिक का आरोप है, ये सारे जो भी आपके आरोप है ये पब्लिक के हैं। शराब फिल्म में मैंने ना नमाज पढ़ी है जी। शराब फिल्म में मैंने मुसलमान का एक किरदार निभाया है। बिल्कुल। अगर मैं एंटी इस्लाम होता तो मैं ना ही वो किरदार निभाता और ना ही मैं नमाज पढ़ता। ये वही सोच है जिन लोगों को उनके दिमाग में यही है कि लोगों को आशीष कोहली के खिलाफ करना है, चाहे किसी भी तरह है। वो कभी ये बोल देते हैं ये बीजेपी का पत्रकार है, वो कभी बोल देते हैं ये ABC पत्रकार है। वो शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, बीप लगानी पड़ेगी आपको। और ये वही लोग हैं जो ये बोलते हैं कि ये एंटी इस्लाम है। ये वही लोग हैं जो ये चाहते हैं कि सिर्फ लोग आशीष कोहली के एंटी हो जाएं बस। सर, किसी भी तरह। एक और चीज़, आपकी फिल्म आई, उस पर भी लोगों ने ट्रोल किया, अगर आशीष कोहली एक्टर बन सकता है तो हम बैटमैन बन सकते हैं, ये बन सकते हैं। तो सर, ऐसे मीम्स जब आप देखते हो या ऐसे ही पढ़ते हो तो कैसा फील आता है सर? बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, इतनी खुशी होती है ना सच में। और खुशी इस बात की होती है कि उन्होंने फिल्म देखी। बिल्कुल, उन्होंने फिल्म देखी, इतनी खुशी होती है। मैं तो उन्हें कहूँगा कि आप लिखें, अगर उनको शब्दों की कमी हो रही है तो मुझे कांटेक्ट कर लें, मैं अच्छे शब्द दूंगा उनको लिखने के लिए, वो ज़रूर लिखें। लेकिन आयान जी, आप एक आर्टिस्ट हैं, आपके साथ और भी जितने भी लोग शो में आते हैं बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं। मैं कोई थिएटर आर्टिस्ट नहीं हूँ, मुझे विक्रम जी ने मौका दिया, आप उनको अच्छे से जानते हैं।
आदित्य जी ने मुझे मौका दिया तो उन्होंने सिखाया मुझे, और सच में बड़ा मुश्किल काम है ये। सर मेरा बहुत मुश्किल काम है। लोग तो 1 मिनट में कहते हैं वो ये क्या एक्टिंग की है। मैं वही चीज़ पे आ रहा था, बहुत मेहनत लगती है। वो एक्टर ही जानता है या उसकी पूरी टीम जानती है कितनी एक्टिंग की। 2 मिनट में कहते हैं ये क्या है जी, कुछ नहीं है। हो सर जैसे हमने शो बनाया, इस पे हमें पता है हमारे पीछे कितनी मेहनत थी, हमारे हेल्पर्स की, ये सेट बनाने में, उसके बाद एडिटिंग टीम, कैमरामैन, एक एक चीज़ बन के एक शो बनता है। और लोगों के लिए बहुत आसान है कमेंट करना कि क्या बना दिया। जैसे आप एक्टिंग की बात कर रहे हो सर, देखो एक बंदा है जो मर्जी करे, तो लोगों को क्यों इतनी प्रॉब्लम है कि वो एक्टर क्यों बन रहा है, वो क्यों कर रहा है। सर ये बहुत लोगों को है ना प्रॉब्लम, अपनी लाइफ है। मैं एक्टिंग, आपकी टीम है, आपने फिल्म बनाई, आपने पैसा लगाया, राइट। तो देखिए प्रॉब्लम सबसे बड़ी है ना, प्रॉब्लम ये है कि इसको लोग क्यों सुन रहे हैं, इसको लोग क्यों देख रहे हैं। आशीष कोहली के फेसबुक पे 130 के फॉलोअर क्यों हैं? कहीं ना कहीं आपके साथ कंपैरिजन आता होगा। को इंस्टाग्राम पे 50,000 लोग क्यों फॉलो कर रहे हैं? इसको ट्विटर पे 60,000 लोग क्यों फॉलो कर रहे हैं? इसके यूट्यूब पे 3,20,000 क्यों सब्सक्राइबर हैं? क्यों हैं? आज लोगों को ना एक दूसरे की ना ग्रोथ देखते हुए ना अच्छा ही नहीं लगता है। बिल्कुल। जब हम लोग एक दूसरे की ग्रोथ से जेलस फील नहीं करेंगे ना, हम बहुत दूर जा सकते हैं। आयान जी, हम जो डोगरे हैं ना, हम डोगरे हर एक को compete कर सकते हैं। क्या हमारा भाई डोगरा विद्युत सिंह जम्वाल आज किस जगह पर पहुंचा है? हमें खुशी होनी चाहिए ना कि विद्युत जम्वाल डोगरा है। मोहित रैना जी जो महादेव के किरदार उड़ी में उन्होंने इतना अच्छा एक्ट किया, डोगरे हैं ना, कितनी दूर पहुंचे हैं। अनुपम खेर जी डोगरे हैं ना, कितनी दूर पहुंचे हैं। सौरभ वर्मा, आप, मोहित जी, कितने लोग हैं, सब दूर पहुंचे ना। मुझे बड़ी खुशी होती है। आपने जब मुझे बुलाया शो पे, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भाई इतना अच्छा शो आप कर रहे हैं, तो मुझे क्यों, किस चीज़ से, मैंने तो पहले आते साथ ही बोल दिया आपके शो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। इससे मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा ना। मेरे पेज के फॉलोअर नहीं, मैं आपके पेज की बात कर रहा हूँ। हाथ से ही हाथ होता है। अगर मैं आपकी सपोर्ट में आऊँगा, आप मेरी सपोर्ट में आओगे, हम दोनों सबकी सपोर्ट में आएंगे। तो यही एक मंत्र है एक अच्छी मेंटल स्टेट का, और अपने अंदर से हेट्रेड को बाहर निकालने का और चीज़ों को इग्नोर करने का। तो ये थी आशीष जी की लाइफ। मैं लास्ट में बस आपसे एक सवाल पूछूंगा सर, एज अ जर्नलिस्ट आपको क्या फेस करना पड़ता है? आपको नहीं, आपकी फैमिली को, राइट? मतलब आप जब रिपोर्टिंग करते हैं ग्राउंड लेवल पे, तो फैमिली घर पे देखती है फायरिंग हो रही है, मेरा बेटा वहाँ पर है, तो सर फैमिली वालों पे कितना वो प्रेशर पड़ता है? देखिए एज ए पत्रकार जब फील्ड में काम करना पड़ता है ना, तो हर बारी पॉलिटिशियनों के इंटरव्यू नहीं होते हैं, कई बार गोलियां भी चल जाती हैं। और मैंने तो ऐसी सिचुएशंस कवर की हैं। अर्निया के अंदर मुझे याद है इंटरनेशनल बॉर्डर पर शेलिंग हो गई थी, एक दुकान का सहारा लेना पड़ा था। दुकान के बाहर ही जो है मोटार शेल गिरा था आकर, और उसी दुकान के अंदर पूरे के पूरे स्प्लिंटर्स लगे थे, दुकान का शटर फट गया था और हम बच गए भगवान की कृपा से, रामचंद्र जी की। तो जब मम्मी को वो भी पता चला था, और उसके बाद एक बार यहाँ पर उधमपुर से पहले अटैक हो गया था, वहाँ पर तो हमें, आपने वो वीडियो भी देखा होगा, वो बड़ा वायरल हुआ था। ऊपर फायरिंग शुरू हो गई थी एकदम। हमें ये पता चला था कि मिलिटेंट मारा गया है, टेररिस्ट, लेकिन वो टेररिस्ट मरा नहीं था, इंजर्ड था, उसने फायर खोल दिया था। तो हम सब जर्नलिस्ट खड़े थे, हम सब लेट गए ज़मीन पे। तो ज़मीन पे लेट रहे थे, ऊपर से गोलियाँ जा रही थी। तो ऐसी सिचुएशन भी कवर की है। जब घर वालों को पता चलता है तो बड़ी डांट भी पड़ती है, और वो ये भी कहते हैं कि छोड़ पर ये कोई काम नहीं करना है। तो डोगरी में मम्मी बोलती है कि भाई के रखे था इस काम च, तो बट के रखे था इस काम च ते होते मैं के जानना और मेरी जनता जानती है। लेकिन ये है कि बड़ी सारी चीज़ें सहन करनी पड़ती है लोगों के लिए। तो 1 मिनट का टाइम होता है, ये उसका जर्नलिस्ट है, ये उसका जर्नलिस्ट है। लेकिन जब रात के 12 बजे तक मेरी मम्मी मेरा वेट कर रही होती है खाने का, जब तक मैं घर नहीं आता, वो वही जानते हैं और मैं ही जानता हूँ कि कौन मेरा वेट कर रहा है। तो रोज़ 12 बज जाते हैं घर पहुँचते रिपोर्ट का कोई पता नहीं कब कॉल आ जाए, तो कई बार खाना छोड़कर भी जाना पड़ता है। तो ये एक जॉब होती है जर्नलिस्ट की, और मैं इसी जॉब के साथ पूरी उम्र गुजारना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरे लोग मुझे फ़ोन करते रहें, और मैं उनकी हर जो भी उनकी प्रॉब्लम है, किसी की भी प्रॉब्लम है, उसको दूर करने के लिए वहाँ पर पहुँचूँ। और भगवान इतनी शक्ति दे मेरी आवाज़ में कि मेरी आवाज़ गवर्नर और प्राइम मिनिस्टर सुने, ताकि उन लोगों की बात जो है हल हो। सर
सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और आई होप आप लोगों को आज का एपिसोड अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइस आपका एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, बट पॉजिटिव कमेंट और आप इस एपिसोड से ये भी सीखें कि आपने अपनी मेंटल हेल्थ कैसे ठीक रखनी है। अगर अभी भी आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं हो रही है तो बख्शी नगर में साइकेट्रिक हॉस्पिटल है, वहाँ जाके किसी अच्छे से डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें। तो ये आपके सामने एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है जिन्होंने इतना सब कुछ फेस कर आज हमारे सामने एक स्ट्रांगली एक पब्लिक फिगर खड़े हैं। सो आई होप आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा। दिस इज़ मी अयान गुप्ता साइनिंग ऑफ।